मैनेजमेंट स्टूडेंट्स और साइकोलॉजी के स्कॉलर्स ने एक नाम जरूर सुना होता है, अब्राहम हैरोल्ड मास्लो। अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि इंसान चाहता क्या है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जैसे खाना, पानी, सेक्स, शेल्टर, ये सब। यहाँ से मामला शुरू होता है और फिर ख़त्म होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। जब इंसान खुद को समझ लेता है तब उसकी ज़िंदगी में नैतिकता, रचनात्मकता वगैरह के लिए जगह बनती है। मास्लो ने सिर्फ यही फलसफा नहीं दिया, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को लेकर जो जो बातें बताई उन्हें आज भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कॉर्पोरेट में, गवर्नमेंट में, हर जगह। 1966 में उन्होंने किताब लिखी द साइकोलॉजी ऑफ साइंस। इसमें उन्होंने इंसानी स्वभाव को लेकर एक बड़े पते की बात कही। लिखते हैं वो, इफ ऑल यू हैव इज अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। मास्लोस हैमर का यह सिद्धांत चेताता है कि अगर आपके पास सिर्फ हथौड़ा ही हो तो आपको हर समस्या कील ही नजर आएगी। आपके दिमाग में हथौड़ा पीटने के अलावा कुछ और आएगा ही नहीं। मास्लो की ये बात इजराइल पर फिट बैठती है। इजराइल 7 अक्टूबर 2023 से लड़ रहा है। पहले गजा, फिर लेबनान, फिर यमन, इन सब के लपेटे में इराक। बीच में मौका मिला जब अलशरा वहाँ पे आए तो सीरिया में हमला कर दिया, फिर ईरान पर हमला किया 12 डे वॉर, वहाँ से फ्री होकर फिर गजा में किया, अब फिर ईरान और उसके साथ फ्री में लेबनान। इजराइल को पूरे वेस्ट एशिया में सिर्फ कीलें नजर आती हैं और वो बस हथौड़ा ही पीटे जा रहा है, लेकिन अब इजराइल का ये हथौड़ा थकता नजर आ रहा है। 902 दिनों से इजराइल जंग लड़ रहा है। जब राजदूत का ये एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है, वहां सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सेना अंदर से टूटेगी। इजराइल की विपक्षी नेता कह रहे हैं कि उन्होंने बीते 13 सालों में इतनी गंभीर चेतावनी फौज से नहीं सुनी। सैनिक लगातार लड़ रहे हैं, कई बार मोर्चे पर जा चुके हैं, रोटेशन के लिए रिजर्विस्ट की कमी होने लगी है। हालात ये हैं कि जंग खिंच गई तो और लोगों को मोर्चे पर भेजने के लिए इजराइल को अपने कानून बदलने पड़ सकते हैं। मैन पावर के साथ साथ हथियारों के भंडार भी कम हो रहे हैं। म्यूनिशन इकोनॉमी की बात हो रही है कि बचा बचा के फायर करो। इजराइल की सिर्फ फौजी तनाव में नहीं है, वहां आम लोगों की जिंदगी भी प्रभावित है। इजराइल की सरकार ने जंग से हो रहे नुकसान की रिपोर्टिंग पर रोक लगा रखी है। अगर ईरानी हमले की तस्वीर या वीडियो कोई इंटरनेट पर डाल देता है तो टारगेट किया जाता है। मीडिया को इमरजेंसी सर्विस के आंकड़ों से अंदाजा लगाना पड़ रहा है कि कितना नुकसान हुआ होगा। 3 दिन पहले का आंकड़ा था 16 मौतें और 4,500 घायल। इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये अंडर रिपोर्टेड है। जिंदगी कैसी है लोगों की वहां? द अटलांटिक पर 18 मार्च 2026 को ग्रीशम गोरनबर्ग की बायलाइन से एक लेख छपा जिसका शीर्षक है द सेम वॉर ऑन अ लूप। इसमें नेतन्याहू की फॉरएवर वॉर में उलझे इजराइल के आम नागरिकों का दर्द है। गोरनबर्ग खुद एक इजरायली पत्रकार हैं। वो लिखते हैं, अगर आप इस देश में रहते हैं तो रात को सोने से पहले ये नहीं सोचते कि कल ऑफिस में क्या पहनना है। आप ये सोचते हैं कि कहीं रात के बीच में सायरन बजा तो कितनी जल्दी बॉम्ब शेल्टर में पहुंचूंगा। सुबह अलार्म से नहीं, सायरन से होती है। फोन पर मैसेज आता है, बी नियर अ प्रोटेक्टेड एरिया। वही दफ्तर चल रहे हैं जिनमें सुरक्षित शेल्टर्स हैं। बच्चों की दुनिया स्कूलों से दूर टनल्स और शेल्टर्स में बीत रही है। लोगों को एक रात नींद नसीब हो जाए तो उसे बड़ी बात माना जा रहा है। सोचिए, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कह रहे हैं कि सेना अंदर से टूट सकती है, जनता अलग से त्रस्त है। और इस बीच इजराइल के नेता ने फैसला क्या लिया है? ईरान पर हवाई हमलों के साथ लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन। मतलब अलग ही पिक्चर चल रही है। ट्रंप अभी ग्राउंड इन्वेजन का मन बना ही रहे हैं, इतने में उनके लड़के ने एक दूसरे थिएटर में बूट्स ऑन ग्राउंड उतार भी दिए। वो तो भला हो एसोसिएटेड प्रेस एपी का कि अब पश्चिम में भी लिखा जाने लगा है कि लेबनान में जो हो रहा है वो कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, इन्वेजन है। एक देश की दूसरे देश पर चढ़ाई है। वरना अभी तक हालात ये थे कि जनता न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे मीडिया आउटलेट्स के एक्स पोस्ट के नीचे कम्युनिटी नोट लिख रही थी कि तेहरान के अस्पतालों पर बम गिरा नहीं है, इजराइल और अमेरिका ने गिराया है। तो आज हम ट्रंप की जगह नेतन्याहू की बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक अंतहीन मल्टी फ्रंट वॉर इजराइल को धीरे धीरे पीछे धकेल रहा है। ईरान पर हवाई हमलों के बीच लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन करके इजराइल को क्या हासिल होगा? ट्रंप की 10 दिन की डेडलाइन का असली दबाव ईरान की जगह कहीं इजराइल पर तो नहीं पड़ जाएगा? नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं।
हमने आपसे बहुत बार कहा है कि ये जंग अमेरिका के हिसाब से सही जा नहीं रही है, कम से कम अभी तक। भविष्य का नहीं बता सकते, क्योंकि अमेरिका ने एक लंबे और सघन मिलिट्री कैंपेन की कल्पना नहीं की थी। उसने ईरान को हल्के में लिया, लेकिन इजराइल के बारे में ऐसा नहीं है। इजराइल अटलांटिक पार नहीं है, खुद वेस्ट एशिया का देश है, और सबसे अहम क्योंकि वो उस रीजन के हैं, वो ईरान की साइकी को अमेरिकियों से कहीं बेहतर तरीके से समझते हैं इजरायलीज। इसलिए इजराइल एक लंबी लड़ाई का सोचकर ही जंग में उतरा था। तभी आप देखिए, ट्रंप ने सीजफायर की बात छेड़ी है, लेकिन इजराइल ने ऐसी मांग नहीं की। उल्टा इजराइल ने साफ किया कि वो अपना कैंपेन रोकेगा नहीं। 26 मार्च को ही इजराइल ने आईआरजीसी के नेवल चीफ अली रेजा तंगसीरी को मारा। इजरायली सेना अपनी शार्प ट्रेनिंग, हाईटेक वेपनरी और कमाल की ह्यूमन इंटेलिजेंस के दम पर एक से एक मिलिट्री रिकॉर्ड स्थापित कर रही है, जिसका पूरी दुनिया में जो डिफेंस कम्युनिटी है, इंक्लूडिंग अस, आदर करते हैं। उससे सीखने की ख्वाहिश रहती है सबकी। लेकिन एक बात समझने वाली है कि दुनिया में सबसे तेज भागने वाला जीव है चीता। 104 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन चीता इस स्पीड से घंटों नहीं दौड़ता। वो 100 पार जाता है कुछ अहम सेकंड्स के लिए, जब शिकार को दबोचना होता है। शिकार हाथ आ गया तो ठीक, वरना फिर चीता कहीं छांव देखकर सुस्ताता है, ताकि शरीर का जो तापमान इस मेहनत से बढ़ गया वो उससे रिकवर कर पाए बॉडी। इजराइल वो चीता है जो 902 दिनों से 100 पार की स्पीड से भाग रहा है, लेकिन उसे सुस्ताने की मोहलत नहीं मिल रही, कहीं छांव नहीं है। सोचिए उसके शरीर का क्या हो रहा होगा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते ही इजराइल में जंग को लेकर एक कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग में इजराइल के मिलिट्री चीफ इयाल जमीर ने, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पे हैं, इन्होंने एक वार्निंग दी। जमीर ने कहा, अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो सेना अंदर से टूट सकती है। एक तरफ ऑपरेशंस बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ सैनिकों की कमी हो रही है। इसलिए अब तुरंत नए कानूनों की जरूरत है। इनके जरिए ज्यादा लोगों की सेना में भर्ती की जाए, ड्राफ्ट को बढ़ाना है, रिजर्व ड्यूटी को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए, और फौज में सर्विस का टाइम भी बढ़ाया जाए। अगर ये कदम जल्दी नहीं उठाए गए तो सेना अपने रोजमर्रा के काम ठीक से नहीं कर पाएगी, यहां तक कि रिजर्व सिस्टम भी जवाब देगा। सेना के चीफ से ऐसा बयान आ रहा है, मतलब इजराइल के लिए चिंता की बात है। चीफ के इस बयान के बाद इजराइल की विपक्षी नेता ने भी इजरायली सरकार से सवाल किए। इजराइल की यश अतीत पार्टी के नेता और वहां के नेता प्रतिपक्ष याइर लापीद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर एक बड़ा पोस्ट लिखा है। लापीद ने लिखा कि पास ओवर की छुट्टियों से ठीक वहाँ एक त्यौहार है, उनकी छुट्टियों से ठीक पहले मैं इजराइल के लोगों को वार्निंग देना चाहता हूँ। हम एक बड़े सुरक्षा संकट के सामने खड़े हैं। मैं पिछले 13 सालों से इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट और अहम सुरक्षा मंचों का हिस्सा रहा, लेकिन इन 13 सालों में मुझे इतनी सीरियस वार्निंग पहले कभी याद नहीं आती, जैसी कल रात चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर ने हमें दी। जिसने भी उनकी बात सुनी वो अब ये नहीं कह सकता कि हमें मालूम नहीं था। हमारे पायलट्स और सैनिक शानदार काम कर रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि सेना अपनी लिमिट से भी आगे खींच चुकी है। सरकार ऐसी हालत में भी सेना को अकेला छोड़ रही है। चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि अब रिजर्व फोर्स को बार बार बुलाना मुश्किल हो रहा है। कई सैनिक 6 टूर 7 टूर कर चुके हैं, थक चुके हैं, पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं। सेना के पास अपने काम के लिए भी पर्याप्त सैनिक नहीं हो। ऊपर से सरकार का कुछ लोगों, माने हारेदी समुदाय जैसे लोगों को भर्ती से बचाना सेना की तैयारी को और नुकसान पहुंचा रहा है। हारेदी समुदाय क्या है बता। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस जो होते हैं इजराइल के, जैसे हारेदी, उनको लंबे समय से धार्मिक पढ़ाई के नाम पर छूट मिलती रहती है। उनको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस नहीं करनी पड़ती, तो पढ़ाई जारी रखते हैं और फौज में जाने से बच जाते हैं। इल्ज़ाम लगते हैं इनमें से कुछ पर कि ये सिर्फ फौज में न जाने के लिए उसका बहाना कर रहे हैं। चीफ ऑफ स्टाफ और विपक्ष लगातार नेतन्याहू को इस जंग के लिए घेर रहे हैं। उनका घेरना स्वाभाविक भी है। जंग सिर्फ तबाही और जानमाल के नुकसान तक सीमित नहीं है, पैसा भी उतना ही मांगती है। हथियार खरीदने, उन्हें चलाने और हर वक्त तैयार रखने में पैसा और लोग दोनों चाहिए। यही दबाव अब इजराइल पर दिख रहा है। कैसे, आपको कुछ उदाहरणों से समझाते हैं। जब ईरान और इजराइल के बीच जंग तीसरे हफ्ते पहुंची, तब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर प्रेशर पड़ा, और कारण था ईरान के क्लस्टर बॉम्ब्स जो मिसाइलों पर लगकर आ रहे थे। इसके अलावा इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कमी अब होने लगी है। हालांकि इजराइल की सेना और सरकार इन दावों को नकार रही है, लेकिन 15 मार्च को इजरायली सरकार ने $827 मिलियन के इमरजेंसी सिक्योरिटी फंड को मंजूरी दी। पिछले साल हुई 12 डे वॉर में इजराइल और अमेरिका दोनों ने बड़े नंबर में इंटरसेप्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। तब यूएस तक को इन मिसाइल्स की कमी आई थी।
इसराइल को भी आई होगी। उस जंग के बाद से संभव है कि इसराइल का स्टॉक पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया हो। ऊपर से ईरान तेजी से मिसाइल और ड्रोन दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल की राजधानी तेल अवीव, डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी तक में ईरान के हमले हुए हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट करने में ये सिस्टम्स कभी कभी विफल भी रहे। वो सिस्टम जो दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माने जाते हैं, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, मल्टीलेड सिस्टम, ऐसे शहरों पर हमले नहीं रोक पा रहे हैं। और ये दिखा रहा है कि इजरायली सेना अब शायद डिसाइड कर रही है कि किन जगहों को हमलों से बचाना है और कुछ जगह पे बॉम्ब्स क्या गिरने भी देने हैं। इजराइल की सेना खुद मानती है कि कोई भी सिस्टम 100% सेफ नहीं है, तो 90% हमले तो रोक रहे हैं। इसका मतलब कुछ ईरानी मिसाइल्स टारगेट्स को हिट कर दे रही हैं। दूसरी दिक्कत है ईरान का क्लस्टर बम का इस्तेमाल। जंग शुरू होने के बाद से अब तक ईरान ने कम से कम 19 बार बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे दागी जिनके ऊपर क्लस्टर वॉरहेड थे। ये मिसाइलें जब इसराइल के एयर स्पेस में घुसकर शहरों पर गिरी तो इन हमलों में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई। क्लस्टर म्यूनिशन ऐसे हथियार होते हैं जो हवा में फटकर दर्जनों छोटे छोटे बम बन जाते हैं। ये छोटे बम हर बार तुरंत नहीं फटते, जिससे बाद में भी आम लोगों के लिए खतरा बना रहता है। ऐसे हथियारों को रोकना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें जितने दूर यानी हवा में ही अगर इंटरसेप्ट किया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि जैसे ही ये हवा में टूट जाते हैं, छोटे छोटे बमों में बदल जाते हैं, उसके बाद इन्हें नीचे गिरने से रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम में ही इनको डिटेक्ट करने में बहुत स्ट्रेस महसूस करते हैं, इसीलिए इसको एक बहुत इनह्यूमन तरीका माना जाता है क्लस्टर बॉम्ब्स को अपने दुश्मन को मारना। दिलचस्प बात क्या है, इजराइल भी 2006 में लेबनान में ऐसे हथियार इस्तेमाल कर चुका है, गजा में ऐसे हथियार इस्तेमाल कर चुका है, ईरान में ऐसे हथियार इस्तेमाल कर चुका है। हालांकि इजराइल का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही इनका इस्तेमाल करता है। जंग में दोनों पार्टी से एक दूसरे के ऊपर क्लस्टर्स चला रही हैं। इन वजहों से हालात ऐसे हैं कि इजराइल का स्टॉक अब डिप्लीट हो रहा है इंटरसेप्टर्स का। एक और दिक्कत आ रही है खर्च की। एक एक इंटरसेप्टर मिसाइल लाखों से लेकर करोड़ों डॉलर की भी होती है। डेविड स्लिंग की एक इंटरसेप्टर मिसाइल $1 मिलियन का खर्चा कराती है। इसके अलावा आयरन डोम का जो इंटरसेप्टर होता है 40,000 से $1,00,000 तक की वो पड़ती है। 94 लाख होता है $1,00,000। अब डिफेंस सिस्टम कई लेयर्स में काम करता है, जैसे आयरन डोम है छोटी दूरी के लिए, लंबी दूरी के लिए डेविड स्लिंग वगैरह है। लेकिन इन सबको चलाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए: ट्रेंड सैनिक, रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल्स। अब 3 साल से जंग लड़ रहे किसी भी देश के लिए इनका स्टॉक मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मिसाइल्स, इनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं रेथियन वगैरह, लिमिटेड IAI है इसराइल में, लिमिटेड नंबर्स में इनको बनाते हैं। फिर एक ईरानी मिसाइल या ड्रोन के लिए कम से कम आपको 2 इंटरसेप्टर फायर करने पड़ते हैं, कभी कभी 3 और 4 भी फायर किए जाते हैं। तो ईरानी मिसाइलों की तुलना में इजरायली इंटरसेप्टर तेजी से खत्म हो रहे हैं। फिर ईरान सस्ते हथियार इस्तेमाल करता है, ऐसे ड्रोन भी इजराइल भेजता है जिन्हें $40,000 में आप बना सकते हैं। अब इसे गिराने के लिए इजराइल को 40,000 का इंटरसेप्टर फायर करना पड़ता है, बट 2 या 3, तो खर्चा बढ़ रहा है। और इससे बड़ी समस्या ये कि ड्रोन एक फैक्ट्री में कुछ दिन में बन जाता है, मास प्रोडक्शन इसका हो सकता है, लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइलें हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, 1 महीने में कुछ बन पाती हैं, कुछ दर्जन। जिस दिन ज़्यादा एक्टिविटी हो तो इजराइल एक ही दिन में कुछ हफ्तों या महीनों का प्रोडक्शन भी यूज़ कर सकता है। इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज हथियार की तकनीक नहीं है, हाई टेक्नोलॉजी उनके पास है, उस टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी है। इन सारी चीज़ों के बाद सैनिकों का फटीग आ रहा है। सतत लड़ाई किसी को भी मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित कर सकती है। ट्रॉमा को आप ऑब्वियसली लगातार तो इग्नोर नहीं करोगे। गजा में जंग लड़ रहे इजरायली सैनिक वायनेट न्यूज़ को बता रहे हैं कि धीरे धीरे हालात बदले। पहले हम आगे बढ़कर ऑपरेशन कर रहे थे, अब बस बचाव में लगे रहते हैं। ऐसा लगने लगा है जैसे हम कहीं फंस गए हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। पिछले 1 साल से यही स्थिति है। अब तो ये भी समझ नहीं आता कि इस जंग का मकसद क्या है और इसका कोई मतलब बचा भी है या नहीं। ऊपर से अब म्यूनिशन इकोनॉमी की बात सुनने को मिल रही, माने हथियार बचाने की बात। तब ऐसा लगता है कि सैनिक की जिंदगी से ज़्यादा ज़रूरी बम और मिसाइल बचाना हो गया। सैनिकों की जिंदगी से पहले खर्च बचाने की बात हो रही है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सैनिक जंग में लड़ने से मना ही नहीं कर रहे, बल्कि अपनी बात भी रख रहे हैं। अप्रैल 2025 में इजरायली एयरफोर्स के करीब 1000 पूर्व सैनिकों ने एक चिट्ठी पर साइन करके जंग खत्म करने की मांग की थी। इसके बाद मई में सैकड़ों सेना के अधिकारियों ने भी एक ओपन लेटर लिखा था, जिसमें तब की जंग को गलत बताया गया था, पॉलिटिक्स से प्रेरित बताया गया था।
हारेट्स में छपे इस लेटर में कहा गया था कि जंग देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि इसके चलते वॉर क्राइम्स का खतरा ही बढ़ रहा है और सैनिकों पर गहरा मानसिक असर पड़ सकता है। तब पिछले साल इस चिट्ठी में यह भी कहा गया था कि सैनिकों पर ऐसा दबाव नहीं डाला जाना चाहिए कि वो ऐसे आदेश मानने को मजबूर हों जिसका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी रहे। लेकिन इजरायली सेना ने तुरंत चेतावनी दी कि जो भी एक्टिव रिजर्व सैनिक इस तरह के लेटर पर साइन करेंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। हथियारों की कमी और सेना में फटीग से इतर एक तीसरी समस्या भी है बजट। अमेरिका ने 12 डे वॉर के ही वक्त इजराइल को करोड़ों डॉलर दिए थे ताकि वो ईरान से लड़ सके। इस साल 1 मार्च को ही अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट यानी वहां के विदेश मंत्रालय ने एक लिखित बयान में बताया कि अमेरिकी सरकार ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल कर इजराइल को $4 बिलियन यानी 37,943 करोड़ की सैनिक सहायता देने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, ट्रंप के दूसरी बार शपथ लेने के बाद से यानी जनवरी 2025 से अब तक अमेरिका ने इजराइल को $12 बिलियन माने 1,13,846 करोड़ का सैनिक साजो सामान एफएमएस रूट से दिया है, माने फॉरेन मिलिट्री सेल्स। फिर से रिपीट कर देते हैं, 1 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार बेचे हैं अमेरिका ने इजराइल को और 37,000 करोड़ से ज्यादा की सैनिक मदद दी है। इसके बावजूद इजराइल की सेना के जो भंडार हैं और सैनिक है फटीग में है, तो इजराइल ने सोची किस पैमाने पर वेस्ट एशिया में कत्लेआम मचाया होगा, वो कितने वेपन्स यूज कर रहे हैं। नेतन्याहू ये बोलेंगे नहीं, लेकिन वो ये जानते हैं कि ट्रंप को वो कितना ही मना लें। ट्रंप के पीछे जो मागा समर्थक खड़े हैं वो आंख मूंद कर इजराइल का साथ देने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। टकर कार्लसन एंड कंपनी अभी से इजराइल को दी जा रही मदद को लेकर शिकायत कर रही है। अभी तो अमेरिकी जनता और सरकार ये सब इग्नोर कर रही है, लेकिन ऐसा कब तक रहेगा देखने वाली बात होगी। क्यों? अमेरिका में धीरे धीरे वो आबादी खत्म होती जा रही है जिसने होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स की कहानियों को खुद उनसे सुना था, वो कभी मिले थे जो लोग कैंप्स में रहे। अब किताबों और फिल्मों के सहारे वहां की आबादी है। नई पीढ़ी वो गिल्ट महसूस नहीं करती जो उनके दादा दादी या कुछ हद तक माता पिता ने महसूस किया कि हमने हिटलर से यहूदियों को जो बचाया नहीं वो हमारी चूक थी या उसका उनको कुछ देना चाहिए। इसलिए अमेरिका में इजराइल के प्रति जो सकारात्मक आग्रह था कि जो भी हो हम टीम इजराइल हैं, वो भाव अब धीरे धीरे कम भी हो रहा है। इस संदर्भ के साथ जब आप लेबनान पर इजरायली चढ़ाई के बारे में सुनते हैं तो हैरानी होती है। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया पर बताया है कि उसकी एक बड़ी यूनिट डिवीजन 162 को साउथ लेबनान में तैनात किया जा रहा है ताकि इलाके में एक बफर जोन बनाया जाए। ये मूवमेंट तब हुआ जब बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑर्डर दिया कि लेबनान में एक बफर चाहिए जिससे हिजबुल्लाह की तरफ से आने वाली मिसाइलों के खतरे को कम किया जा सके। अब यहाँ एक सवाल किसी को पूछना चाहिए, हम तो पूछेंगे ही कि अगर अब हिजबुल्लाह की मिसाइलें खतरा हैं तो फिर इजराइल ने जो गजा वॉर के वक्त बेरूत से लेकर इजराइल बॉर्डर तक धुआं भरा था लेबनान में, उसका हासिल क्या रहा? जो हजारों जानें लेबनान में तब गई, उसके बाद भी आपको अब बफर बनाने के लिए फिर से 1100 लोगों को कत्ल करना पड़ रहा है। तो आप किस बात की मिलिट्री पावर हैं? आपका प्रेसिजन कहां है? यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमलों से मार्च की शुरुआत से अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं, 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं और अभी यह आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स का कहना है कि वो लेबनान में लितानी नदी के साउथ का पूरा इलाका अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जो बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर अंदर जाता है। लेबनान इजराइल के नॉर्थ में है। इजराइल का कहना साफ है कि जो लेबनानी लोग इस इलाके से बेघर हुए उन्हें तब तक वापस नहीं आने दिया जाएगा जब तक इजराइल को यह यकीन नहीं होता कि उसकी उत्तरी सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। पहले भी 1982 से सन 2000 तक इलाके का बड़ा हिस्सा इजराइल के कब्जे में था। उस वक्त लेबनान में सिविल वॉर थी और तभी इजराइल ने साउथ लेबनान पर कब्जा किया था। अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल उसी दौर को फिर से जीना चाहता है। इजराइल ने लेबनान में एक और डिवीजन तैनात कर दी, हजारों सैनिक लेबनान की ओर बढ़ रहे हैं। कितने पोलाइट है इजराइल कात्स, दूसरे देश की जमीन हड़पने को कंट्रोल में लेना कह रहे हैं। ऐसे ही जब पुतिन ने थोड़ा सा यूक्रेन अपने कंट्रोल में लेना चाहा था तो पूरे पश्चिम ने इन्वेजन और इंपीरियलिज्म कहकर गला बैठा लिया था और अब एपी जैसी एजेंसियों को 2 हफ्ते लग रहे हैं ये कहने में कि इजराइल ने हमला किया है, इन्वेजन किया है लेबनान पर। दूसरी तरफ लेबनान के अधिकारी इसे अपने सोवेरेंटी का ऑब्वियसली उल्लंघन बता रहे हैं। लेबनान कह रहा है कि इजराइल उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। जॉर्ज ऑवेल ने जब 1984 लिखा तो उसमें एक ऐसे डिस्टोपिया की कल्पना की जिसमें 3 देश हैं, ओशियानिया, यूरेशिया और ईस्ट एशिया। फॉरएवर वॉर चल रही है। ओशियानिया जाने
कब से जंग में उलझा हुआ है, सैनिक मोर्चे पर जाते रहते हैं, मालूम नहीं जंग कहाँ चल रही है, लेकिन चल रही है। बीच में एक वक्त ऐसा आता है जब अचानक ओशियानिया का दुश्मन बदल जाता है। अब वो ईस्ट एशिया से लड़ रहा है, पहले यूरेशिया से लड़ रहा है। जनता इतने वक्त से युद्ध का सुन रही है कि उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि अचानक किसी दूसरे देश से लड़ाई कैसे चलने लगी। सोचने वाली बात है कि क्या इजराइल में लोग जब बॉम्ब शेल्टर में रात बिताते होंगे तो क्या वो 1984 के 1984 नॉवेल के पन्ने पलटते होंगे? तब वो अपने नेताओं के बारे में कैसा महसूस करते होंगे? अब आते हैं जंग से जुड़े कुछ अपडेट्स आपको दे देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत का समय 10 दिन बढ़ा दिया है, यानी डेडलाइन 6 अप्रैल अब हो गई है, नई डेडलाइन। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया है, ईरान की सरकार की रिक्वेस्ट पर मैंने ईरान पर अटैक्स की डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। फेक न्यूज, मीडिया की कवरेज और स्टेटमेंट्स के बावजूद बातचीत चल रही है, अच्छी चल रही है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में भी बताया कि ईरान के अधिकारी उनसे वक्त मांग रहे थे, बोल के भी बता रहे थे, सेड कुड वी हैव सम मोर टाइम। इस पर ट्रंप ने हामी भरी और कहा कि अगर उन्होंने अपनी शर्तें पूरी नहीं की तो वो उनके पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने उनसे 7 दिन मांगे थे, पर चलो मैंने 10 दिन दे दिए। लेकिन ट्रंप है बिजनेसमैन, फ्री का सौदा वो करेंगे नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 8 तेल के टैंकर गुजरने दिए, जिसे ट्रंप ने ईरान की ओर से दिया हुआ गिफ्ट बताया। इससे ईरान भी खुश है, पैसा लेके ही छोड़ा है उन्होंने भी। इन दावों को लेकर वैसे अब तक व्हाइट हाउस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, जब तक हमने रिकॉर्ड किया, बाद में अलग हो सकता है। ट्रंप ने बस इतना इशारा किया है अभी तक कि ये जहाज किसी विदेशी झंडे वाले हो सकते हैं। संभवतः लोग कह रहे हैं पाकिस्तान ने हेल्प किया है। ये हुई ट्रंप की बात। इसके अलावा भारत और फ्रांस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए हाथ मिलाने की बात कही है। ये बातचीत 26 मार्च को हुई जब G7 देशों के विदेश मंत्री पेरिस में मिले। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए थे। इसी दौरान फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जान-ओल बैरो ने इस बात पर सहमति जताई कि हॉर्मुज को खोलने में भारत और फ्रांस को एक साथ कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ रिया का लिखा और आनंद का रिकॉर्ड किया राजदूत अब होता है कंक्लूड। लेकिन जाते हुए एक बहुत जरूरी सूचना, प्लीज इसको सुनिए। इस सोमवार यानी 30 मार्च की सुबह अलिफ लैला नहीं आएगा। उस एपिसोड को हमने शिफ्ट किया है मंगलवार 31 मार्च को। अब यह हम बिल्कुल जानते हैं कि अलिफ लैला के चाहने वाले जो हैं उनको मायूस करना आत्मघाती हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए हम अलिफ लैला के उस एपिसोड की जगह आपके लिए ला रहे हैं एक सरप्राइज, एक ऐसा सरप्राइज जिसके बारे में हम दावे से कह रहे हैं कि आपने वैसा काम अभी तक खबरगांव पर नहीं देखा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की नहरों में गुम हो जाने वाले लोगों को समर्पित हमारी इस पेशकश का नाम है डेड बॉडी फाइंडर। हमारी डॉक्यूमेंट्री टीम ने बहुत मेहनत से इसको तैयार किया है और ये आपके सामने आएगी सोमवार यानी 30 मार्च की सुबह 8:30 बजे खबरगांव के YouTube चैनल पर। जरूर देखिए डेड बॉडी फाइंडर।